दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक फ़नी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही डिटेल में कवर करूंगा मैं। तो चलिए इसको दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देख लेते हैं। कहानी का टाइटल है स्टूपिड शेख चिल्ली। क्या मतलब हुआ? मतलब कि मूर्ख शेख चिल्ली। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस शेख चिल्ली वॉज इन द सर्विस ऑफ आ रिच मैन। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसा यहाँ पर है, तो वहाँ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, शेख चिल्ली वॉज इन द सर्विस। सर्विस का मतलब होता है सेवा, मतलब जो शेख चिल्ली था वो सेवा में था, ऑफ ए रिच मैन, एक अमीर आदमी की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो एक बार शेख चिल्ली एक अमीर आदमी की सेवा में था। ही यूज टू डू ओनली वॉट ही वॉज टोल्ड टू डू। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था तो वहाँ पर यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही यूज टू डू मतलब वो किया करता था। ओनली वॉट ही वॉज टोल्ड टू डू मतलब जो उसे करने को कहा जाता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह वो करता था जो उसे करने को कहा जाता था। ही नेवर यूज्ड हिज कॉमन सेंस। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और इस वाक्य में नेवर का प्रयोग किया गया है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, और आपको इस चीज़ का इस स्ट्रक्चर को नोट भी कर लीजिए कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं और आप साथ में नेवर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर नेवर का यदि आप प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और आपको फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं नेवर का यूज़ करके पास्ट में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही नेवर यूज्ड हिज कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस का मतलब होता है सामान्य बुद्धि, मतलब उसने अपनी सामान्य बुद्धि का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। इरिटेटेड एम्प्लॉयर रिब्यूक्ड हिम। इरिटेटेड का मतलब था चिढ़ा हुआ, और दोस्तों ये एडजेक्टिव है। जो चिढ़ा हुआ जो एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर का मतलब होता है काम देने वाला, जिसे हम मालिक भी कह सकते हैं। और वो जो चिढ़ा हुआ जो मालिक था, रिब्यूक्ड हिम, वो उसको डांटता था। मतलब रिब्यूक का मतलब फटकारना, वो उसको फटकारता था। इंटेलिजेंट सर्वेंट इज़ वन हु when asked to do something does 3 additional tasks using his common sense। क्या अर्थ हुआ? तो क्या करता था जो मालिक था, वो मतलब जो चिढ़ा हुआ जो मालिक था वो उसको फटकारता था, और वो कहता था कि जो इंटेलिजेंट सर्वेंट होते हैं, मतलब जो समझदार नौकर होते हैं, इज़ वन, वो होता है हु व्हेन आस्क्ड टू डू समथिंग डज, मतलब जब कि उसे कुछ काम करने को कहा जाए, डज 3 एडिशनल टास्क यूजिंग इज कॉमन सेंस, वो 3 अन्य कामों को करता है अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग कर कर। ऐसा उसका मालिक उसे कहता था, चलिए, और उसको फटकारता था। आई हैव गॉट इट सर, मैं ये इस बात को समझ गया हूँ श्रीमान। शेख चिल्ली अश्योर हिम। अश्योर का मतलब होता है किसी को किसी को आश्वासन देना। शेख चिल्ली अश्योर्ड हिम, उस शेख चिल्ली ने उसको आश्वासन दिया कि सर मैं समझ गया हूँ। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द रिच मैन्स डॉटर फेल इल। दोस्तों, यहाँ रिच मैन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है।
एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। जब आप किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। रिच मैन्स डॉटर का मतलब हुआ अमीर आदमी की बेटी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आफ्टर अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के बाद। द रिच मैन्स डॉटर, जो रिच मैन्स डॉटर थी मतलब जो अमीर आदमी की बेटी थी, फेल इल विथ फीवर, मतलब उसे बुखार हो गया। द रिच मैन सैड टू हिज सर्वेंट गो एंड फैच अ नियर बाय डॉक्टर। द रिच मैन सैड टू हिज सर्वेंट, मतलब जो रिच मैन था उसने कहा, सैड टू हिज, उसने अपने नौकर से कहा, गो जाओ, एंड फैच, फैच का मतलब लाना, जाओ और लाओ, अ नियर बाय डॉक्टर, एक नज़दीकी डॉक्टर को लेकर आओ। शेख चिल्ली वेंट टू द डॉक्टर एंड टोल्ड हिम अबाउट द इलनेस ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स डॉटर। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो का मतलब जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। शेख चिल्ली वेंट टू द डॉक्टर, जो शेख चिल्ली था वो डॉक्टर के पास गया, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, अबाउट द इलनेस, इलनेस का मतलब बीमारी, और उसको बीमारी के बारे में बताया, ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स डॉटर, अपने मालिक की बेटी की बीमारी के बारे में उसको बताया। देन फिर ही गॉट थिंकिंग, फिर वो सोचने लगा, अबाउट वॉट अदर 3 टास्क ऑफ कॉमन सेंस ही कुड डू। क्या मतलब हुआ? देन ही गॉट थिंकिंग, फिर वो सोचने लगा, अबाउट वॉट अदर 3 टास्क, मतलब 3 अन्य क्या काम हो सकते हैं, ऑफ कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि के, ही कुड डू, जिन्हें वो कर सकता है। चलिए आगे देखिए। After a deep thinking, he went to the graveyard and ordered a grave to be dug. After a deep thinking का मतलब है गहरी सोच। एक गहरी सोच के बाद, मतलब एक गहरी सोच के बाद, एक गहराई से सोचने के बाद, ही वेंट टू द ग्रेवयार्ड। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, GRAVE, ग्रेव का मतलब कब्र, और ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आफ्टर अ डीप थिंकिंग, मतलब काफ़ी सोचने के बाद या काफ़ी गहराई से सोचने के बाद, ही वेंट टू द ग्रेवयार्ड, वह कब्रिस्तान गया, एंड ऑर्डर्ड, और उसने एक ऑर्डर दिया, अ ग्रेव टू बी डग, और ग्रेव का मतलब कब्र, और उसने एक कब्र को खोदे जाने का उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया। देन ही वेंट टू द अंडरटेकर, अंडरटेकर का मतलब होता है देखभाल करने वाला। देन ही वेंट टू द अंडरटेकर, फिर वो देखभाल करने वाले के पास गया, एंड ऑर्डर्ड, और उसने ऑर्डर दिया, उसने आदेश दिया, अ कॉफिन, एक ताबूत का। देन फिर ही वेंट इनटू द नेबरहुड, फिर वो पड़ोस में गया, एंड आस्क्ड द नेबर्स टू अराइव। और दोस्तों आस्क का मतलब पूछना होता है, उसके अलावा आस्क का मतलब किसी को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ कि देन ही वेंट इनटू द नेबरहुड, फिर वो पड़ोस में गया, एंड आस्क्ड द नेबर्स, फिर उसने पड़ोसियों को कहा, टू अराइव, आने को कहा, फॉर ए फ्यूनरल प्रोसेशन। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब था शव यात्रा, फिर उसने अपने पड़ोसियों को शव यात्रा में आने को कहा। चलिए आगे देखिए। While the doctor was attending to the sick girl, a man arrived and asked, whose grave is to be dug? क्या मतलब हुआ? While का मतलब दौरान, जबकि while the doctor was attending मतलब जब, जिस दौरान डॉक्टर जो था वो अटेंड कर रहा था, मतलब कि देख रहा था, was attending to the sick girl, उस बीमार लड़की को, a man arrived, एक आदमी आया, and asked, और उसने पूछा, whose grave is to be dug। और दोस्तों whose मतलब किसका, किसकी, whose grave is to be dug, तो उसने पूछा कि किसकी कब्र को खोदा जाना है। और दोस्तों ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये हमारा पैसिव का है, तो शायद आपको इसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। जब हम पैसिव में इस तरह का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या पूछा? हुज ग्रेव इज़ टू बी डग, मतलब किसकी कब्र को खोदा जाना है। द एंग्री रिच मैन आस्क्ड, जो एंग्री रिच मैन मतलब जो क्रोधित अमीर आदमी था उसने पूछा, व्हाट ग्रेव मतलब कौन सी कब्र, हु टोल्ड यू अबाउट इट, आपको इसके बारे में किसने बताया। चलिए आगे देखिए। जस्ट देन का मतलब था तभी,
द अंडरटेकर अराइव्ड, जो अंडरटेकर था मतलब जो देखभाल करने वाला था वो आया। और दोस्तों अराइव का मतलब आना, और ये सेकंड फॉर्म है तभी, जस्ट देन मतलब तभी। द अंडरटेकर अराइव्ड, जो देखभाल करने वाला था वो आया। एंड ही वॉन्टेड टू नो, और वो जानना चाहता था, द साइज ऑफ द डेड पर्सन, और वो डेड पर्सन मतलब मरे हुए व्यक्ति का जो साइज़ था उसको वो जानना चाहता था। सो दैट, ताकि ही कुड मेक राइट साइज ऑफ कॉफिन, ताकि वो एक उचित नाप का मतलब राइट साइज मतलब उचित नाप का एक ताबूत वो बना सके। चलिए आगे देखिए। एज द रिच मैन वॉज फ्यूमिंग, द नेबर्स अराइव्ड मॉर्निंग एट द डेथ ऑफ यंग गर्ल। दोस्तों ये जो वर्ड है फ्यूमिंग, आप इसे नोट कर लीजिए। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, गुस्से में होता है, क्रोध कर रहा होता है, तो फ्यूम कहा जाता है, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। एज द रिच मैन वॉज फ्यूमिंग, जैसे कि वो जो रिच मैन था, अमीर आदमी था, वो क्रोध में मतलब क्रोध कर रहा था, बहुत ज़्यादा नाराज़गी कर रहा था, क्रोधित हो रहा था। द नेबर्स अराइव्ड, जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो आ गए। मॉर्निंग, मॉर्निंग दोस्तों आप इस वर्ड को MORNING, मॉर्निंग का मतलब सुबह होता है, और इसकी मिलती जुलती प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसकी स्पेलिंग है वो अलग है। MOUR, मॉर्निंग, MOURNING, मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग का अर्थ होता है मातम करना, दुख मनाना, शोक मनाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वो जो रिचमैन था, अमीर आदमी था, वो स्विमिंग, वो क्रोध कर रहा था। द नेबर्स अराइव्ड, जो पड़ोसी थे वो आ गए। मॉर्निंग मतलब कि मातम करने के लिए, शोक मनाने के लिए। एट द डेथ ऑफ यंग गर्ल, एक मतलब एक जवान लड़की की मृत्यु पर शोक करने के लिए, मातम करने के लिए वो लोग जो पड़ोसी थे वो आ गए। इट बिकेम नॉन, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और जो नॉन है इसको यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। इट बिकेम नॉन मतलब इस बात का पता चल गया, या इस ये जो बात थी ये इस चीज़ को मतलब इस चीज़ का ज्ञात हो गया, पता चल गई कि दैट की शेख चिल्ली वॉज बिहाइंड ऑल दैट मिस इन्फॉर्मेशन, की जो शेख चिल्ली है वो इन सब जो मिस इन्फॉर्मेशन है मतलब ये जो झूठी खबरें हैं इनके पीछे शेख चिल्ली है। इस बात का मतलब कि खुलासा हो गया, ये बात एकदम मतलब इस बात का ज्ञात हो गया। द रिच मैन बीट हिज हेड इन एंगर, जो रिच मैन था, अमीर आदमी था, उसने अपना सिर पीट लिया, गुस्से में उसने अपना सिर पीट लिया। एंड फ्रस्ट्रेशन, और हताशा में। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि जो रिच मैन था, अमीर आदमी था, उसने गुस्से और हताशा में मतलब क्रोध और हताशा में अपना सिर पीट लिया। द इडियट शेख चिल्ली मतलब कि मूर्ख शेख चिल्ली। नाउ अब, आई वंडर मतलब मुझे आश्चर्य है, वॉट एल्स ही इज़ डूइंग, कि अब वो और क्या कर रहा है। वेयर इज़ ही, वो कहाँ है। ही थंडर्ड, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में गरजा कि वो कहाँ है। चलिए आगे देखिए। ही पिक्ड अप अ थिक स्टिक, थिक का मतलब मोटी और पिक मतलब उठाना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही पिक्ड अप अ थिक स्टिक, उसने एक मोटी लाठी उठाई। एंड स्टेशन हिमसेल्फ एट द डोर, और उसने अपने आप को दरवाजे पर खड़ा कर लिया। ऑफ हिज मैंशन, अपनी हवेली के मैंशन मतलब हवेली, अपने हवेली के दरवाजे पर उसने खुद को खड़ा कर लिया। टू टीच अ लेसन, एक सबक सिखाने के लिए। टू शेख चिल्ली, शेख चिल्ली को। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आए। चलिए आगे देखिए। ही डिड नॉट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग। दोस्तों ये जो वाक्य है मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर स्टोरीज़ पास्ट में होती हैं, इस तरह के सेंटेंसेस कम आते हैं, तो आप इसे समझ लीजिए। ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पास्ट फोर्स्ड का क्या मतलब होता है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में किसी को कोई भी काम मजबूरी में या किसी भी विवशता के कारण करना पड़ा या फिर करना पड़ता था, तो ये इसे पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है, और ये उसी का नेगेटिव है। तो जब आप पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो आप उसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना है, उसके बाद ये पूरी हेल्पिंग वर्ब आप इसे नोट कर लीजिए। डिड नॉट हैव और डिड नॉट हैव टू, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट हैव टू। और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है WAIT, वेट का मतलब प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। तो अब इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला। ही डिड नॉट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग, मतलब कि उसे
ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एज सून एज, जैसे ही सॉ, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। एज सून एज ही सॉ, जैसे ही उसने देखा। द कल्प्रिट, दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, कल्प्रिट का मतलब होता है गुनाहगार। एज सून एज ही सॉ द कल्प्रिट मतलब जैसे ही उसने गुनाहगार को देखा। और दोस्तों ये शेख चिल्ली के बारे में बात हो रही है। ही रेन्ड लाठी ब्लोज ऑन शेख चिल्ली। दोस्तों रेन का मतलब बारिश होना और बारिश कर देना। ही रेन्ड लाठी ब्लोज ऑन शेख चिल्ली मतलब उसने शेख चिल्ली के ऊपर लाठियों की जो चोट थी उसने उसके ऊपर बरसात कर दी। कर्सिंग हिम, उसको कोसते हुए, ऑल द टाइम मतलब पूरे समय उसको कोसते हुए उसने शेख चिल्ली के ऊपर लाठी के जो प्रहार थे उसने उसके ऊपर बारिश कर दी। स्टूपिड शेख चिल्ली मतलब मूर्ख शेख चिल्ली। वॉज पजल्ड, वो हैरान था। मास्टर मतलब मालिक। यू हैड आस्क्ड मी टू डू 3 एडिशनल टास्क मतलब आपने मुझसे कहा था 3 अन्य अतिरिक्त कामों को करने का। टू वॉट एवर आई वॉज ऑर्डर्ड मतलब जो भी मुझे आदेश दिया गया। आई थॉट मुझे लगा या कह सकते हैं मैंने सोचा। इफ़ द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट डिड नॉट वर्क कि यदि डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, डिड नॉट वर्क, वो काम नहीं करता है। द मिस्सी वुड श्योरली डाई, जो मिस हैं मतलब कि जो मैम साहब हैं, वुड श्योरली डाई, वो वाकई मतलब वुड श्योरली डाई, वो ज़रूर मर जाएंगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। दैन फिर शी विल नीड अ कॉफिन, फिर उन्हें एक ताबूत की ज़रूरत होगी। और दोस्तों ये हमारा नीड का फ्यूचर वाला वाक्य है। दैन शी विल नीड अ कॉफिन, फिर उन्हें एक ताबूत की ज़रूरत होगी। एंड अ ग्रेव, और एक कब्र की। बिसाइड्स, उसके अलावा। अ क्राउड, एक भीड़ की। ऑफ मॉर्नर्स मतलब मातम मनाने वालों की एक भीड़ की भी ज़रूरत होगी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा। जो शेख चिल्ली था जब उसके ऊपर लाठी बरसने लगी और वो एकदम से पजल्ड हो गया, हैरान हो गया, तो उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक जो मतलब कि मैंने 3 काम किए जो बताए गए थे उसके अतिरिक्त। और उसने ये कहा कि मैंने ये सोचा कि यदि डॉक्टर का जो इलाज है वो काम नहीं करता है, जो मैम साहब हैं, मिस्सी हैं, वुड श्योरली डाई, उनकी मतलब कि वो उनकी मृत्यु जरूर हो जाएगी। देन शी विल नीड ए कॉफिन, फिर उन्हें एक ताबूत की ज़रूरत होगी। एंड ए ग्रेव, और एक कब्र की। और उसके अलावा एक भीड़ की ज़रूरत होगी। क्राउड मतलब एक भीड़ की। ऑफ मॉर्नर्स मतलब शोक करने वालों की या मातम करने वालों की एक भीड़ की भी ज़रूरत होगी। आई थॉट, मैंने सोचा। आई हैड डन अ स्मार्ट थिंग, मैंने एक स्मार्ट थिंग मतलब एक का दिमाग वाली चीज़ की है। बट लेकिन बस दोस्तों यहीं स्टोरी ख़त्म हो गई। अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। देयर इज़ नो क्योर फॉर स्टूपिडिटी। दोस्तों क्योर का मतलब होता है इलाज, आप इसे नोट कर लीजिए। ये एक वर्ब है, CURE, क्योर का मतलब इलाज, या कह सकते हैं कि चीज़ का निवारण करना। और स्टूपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता, और ये एक नाउन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर इज़ नो क्योर फॉर स्टूपिडिटी मतलब कि बेवकूफ़ी का, मूर्खता का कोई भी इलाज नहीं है। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी को सुनकर आपको मज़ा भी आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। स्टोरी कमेंट के माध्यम से भी बताएं आपको स्टोरी कैसे लगी। और दोस्तों अब हमेशा की तरह मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा जहाँ और आपको उनको सेंटेंसेस बनाने हैं, उनका इस्तेमाल करके और कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है पजल्ड, PUZZLED। दोस्तों पजल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान। जब कोई ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी स्थिति हो जब व्यक्ति उस स्थिति को ठीक से ना समझ सके और वो बिल्कुल ही भ्रमित हो जाए, तो ऐसी स्थिति को पजल्ड कहा जाता है। पजल्ड का मतलब होता है हैरान होना। तो ये एडजेक्टिव है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। एडजेक्टिव है, तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ आपको इस पजल्ड का यूज़ करना है। और दूसरा वर्ड है श्योरली, SURELY। दोस्तों श्योरली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको श्योरली का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं इन 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करके और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और दोस्तों उसके अलावा मैं कुछ कमेंट्स देखता हूँ और कुछ कमेंट्स काफ़ी कॉमन होते हैं जहाँ पर इस तरह की कॉमन क्वेरीज़ होती हैं कि क्या सर इस तरह के वीडियोस से कुछ हेल्प मिल सकती है, या कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं कि जहाँ ये पूछा गया है कि क्या सर ग्रामर सीखने से इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प मिलती है, या फिर क्या मतलब, या फिर बिना ग्रामर के भी स्पीकिंग करी जा सकती है। तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो दोस्तों मैं उसके बारे में भी आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो वीडियोस हैं, जैसा वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूँ, तो इसमें ज़्यादातर आप देखते हैं ट्रांसलेशन होती है। कई बार आप नए नए वर्ड मीनिंग सीखते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता लगती है, और उसके अलावा जो ग्रामर का यूज़ होता है उसको भी मैं ट्रांसलेट करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह की स्टोरीज से ज़ाहिर सी बात है ग्रामर में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, साथ में आप रीडिंग भी करना सीखेंगे, और उसके अलावा ट्रांसलेशन भी आप सीखेंगे। और यदि आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, और यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो ट्रांसलेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है इंग्लिश बोलने के लिए। और जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो भी आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप किसी भी वाक्य को वो बनाना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, then you need a grammar. For example, suppose when you want to speak in English and you want to make a sentence, you want to translate a sentence from Hindi to English, then you need to have the knowledge of grammar, you need to have the certain knowledge of a particular method, or we can say the formula how to make the sentence. So that is why grammar is important. If you guys ask me in the comment section, sir, is the grammar important or not, but so I would say that grammar is very important, because when you want to speak in English and when you want to translate any sentence from Hindi to English, then obviously grammar is very important. Because if you want to translate a sentence, then you should have the knowledge of the method, or you can say the way, or you can say the formula to translate the sentence. Apart from this, you should also have the knowledge of vocabulary, because when you make a sentence you are going to use certain vocabulary, you are going to use adjective, verb, noun, so you should have the knowledge of all these things. And apart from this, when you are good in grammar, you can easily get good knowledge of translation, and when you read a book you can easily translate that when you are good in grammar. And apart from this, when you are good in grammar, when you know translation, then you can easily speak in English. English speaking is all about translation. I hope you understand, because the way, I mean, as we speak in Hindi, so normally what we simply do, we just think in Hindi, and after that we translate that sentence from Hindi to English. So it is all about translation, guys. And if you just want to improve your translation, you need to improve your grammar. So that's it for today. I hope you enjoyed this session. If you wanna say anything, yeah, you are most welcome. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.